पढ़ने जा रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या उसको हम कह सकते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस, जिसमें हम ये देखेंगे कि जब दो कोहेरेंट वेव्स जिनके एम्पलीट्यूड्स, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें सेम हैं, सुपर इम्पोज करेंगे और उनसे एक रिजल्टेंट वेव जब बनती है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना है और उसकी इंटेंसिटी क्या है, क्योंकि उसी रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी से ही हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डिसीजन ले पाते हैं। इंटेंसिटी जब मैक्सिमम, ठीक है, तो क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसमें फेज डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये हमको निकालना होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उस समय क्या होगा, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ये निकालना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे और उसकी इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस, या इसको कह सकते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो एक होता है सोर्स, एक होता है स्लिट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सोर्स है, बल्ब जल रहा है, बल्ब कोई जल रहा है, उसको आपने ढक दिया, किसी डिब्बे से ढक दिया। अब अगर उस डिब्बे में थोड़ा सा आप होल कर दीजिए, पतला होल कर दीजिए, तो लाइट क्या होगी, होल से आएगी। तो वही होल ही क्या है, स्लिट है। सेकेंडरी सोर्स कह सकते हो आप, दैट इज स्लिट। ठीक है, तो इंटरफेरेंस होने के लिए दो वेव की ज़रूरत है, तो हम एक ही सोर्स से दो स्लिट बनाते हैं और उन स्लिट को क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया आपको कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, लास्ट के लास्ट लेक्चर में, जो कि एक ही मोनोक्रोमेटिक सोर्स से डेराइव्ड होते हैं। तो इंटरफेरेंस कराना है तो हम एक ओरिजिनल सोर्स ले लें, ओरिजिनल सोर्स एस, ये क्या होगा, इट इज़ मोनोक्रोमेटिक, और इसी ओरिजिनल सोर्स एस से दो सोर्सेज डेराइव्ड किए जाएंगे। एक सोर्स होगा S1, ओह इनके ज़्यादा हो गई, एक सोर्स हो गया S1 और एक सोर्स क्या है, S2। इट इज़ S1 एंड S2। एस इज मोनोक्रोमेटिक सोर्स। और यहाँ कहीं आपका स्क्रीन है, लाइट एस से ऐसे चलेगी, पूरा वेव फ्रंट चलेगा, और पूरा वेव फ्रंट चला तो होल आगे मिल गया, तो एक सोर्स यहाँ बन गया S2, एक यहाँ बन गया S1। तो S1 से लाइट ऐसे चलेगी, S2 से ऐसे चलेगी। तो जब लाइट चलेगी पूरे तो स्क्रीन पे पड़ेगी, इट इज स्क्रीन, स्क्रीन, ठीक है। तो पूरे स्क्रीन पे लाइट पड़ेगी। हम किसी एक पॉइंट पे टेस्ट चेक करते हैं कि क्या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा और क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी। केवल एक पॉइंट पे चेक करें, बाकी उसको एक्सप्लेन कर दें। बिल्कुल वही सब्ज़ी बनाने वाली बात कि सब्ज़ी तैयार है कैसे जानते हैं, एक आलू निकाला, फोड़ लिया, अगर आलू पक गया है मतलब पूरी सब्ज़ी तैयार है। तो एक पॉइंट पी पर हमने चेक करना चाहा, तो S1 से भी लाइट यहाँ पहुँचेगी, S2 से भी लाइट यहाँ पहुँचेगी, पूरे स्क्रीन पे लाइट जाएगी S1 S2 से, केवल इसी पॉइंट पे नहीं। तो ये हो गया आपका बीम 1 और ये क्या है, बीम 2। S1 S2 क्या है, कोहेरेंट बीम्स। अब इन दोनों वेव के एम्पलीट्यूड सेम या नियरली सेम होंगे, क्योंकि कोहेरेंट वेव जो होते हैं उनके एम्पलीट्यूड या तो एग्जैक्टली सेम होते हैं या नियरली सेम होते हैं। हम एग्जैक्टली सेम लेके भी प्रूव कर सकते हैं, नियरली सेम लेके भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलो हम अलग अलग लेते हैं। ये मान लो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, A1
इसका एम्पलीट्यूड क्या है A2। अब देखने से लग रहा है कि ये कम चल रही है वेव, ये ज़्यादा चल रही है। ये ज़्यादा चल रही है तो ये ज़्यादा पाथ चली, ठीक है, तो इसका फेज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज क्या है ओमेगा टी, इसका फेज क्या होगा ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ फाई क्या है, दोनों में फेज डिफरेंस। तो हियर यहाँ पर क्या क्या बातें हैं हम लोग लिख लें। हियर एस है मोनोक्रोमेटिक सोर्स, एस क्या है मोनोक्रोमेटिक सोर्स। S1 S2 क्या है कोहेरेंट सोर्सेज। S1 S2 क्या है कोहेरेंट सोर्सेज। तो हमने मान लिया कि बीम 1 बीम 2 क्या है कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 से प्रोड्यूस होते हैं और वो पॉइंट P यहाँ, कोई पॉइंट P यहाँ पर सुपर इम्पोज करते हैं। तो लेट, या पहले ये लिख लें कि बीम 1 क्या है, इट इज़ योर बीम 1 और ये क्या है बीम 2। बीम 1 एंड बीम 2 प्रोड्यूस्ड बाई कोहेरेंट सोर्सेज S1 and S2 respectively. Superimpose on screen and produce interference. तो अब इनके डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखें, क्योंकि वेव का इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी टाइप का। तो पहले का इक्वेशन क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरे का क्या होगा y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी। में कुछ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये इतना ज़्यादा चल रहा है, तो इसका पाथ ज़्यादा है तो फेज भी ज़्यादा होगा। तो द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस of beam 1 and beam 2 are given by, क्या है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, बीम 1 का क्या होगा y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी एंड y2 इक्वल टू क्या है A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ A1 A2 क्या है एम्पलीट्यूड्स ऑफ बीम 1 एंड बीम 2 और फाई क्या है फेज डिफरेंस बिटवीन देम, वेयर A1 and A2 are amplitudes of beam 1 and beam 2 respectively, and phi is phase difference between them। phi क्या है उनके बीच में फेज डिफरेंस है। तो अब आगे बढ़ा जाए, इधर का तो नोट कर लिया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमको रिजल्टेंट वेव जो बनेगी इन दोनों के सुपरपोजिशन से, क्योंकि इंटरफेरेंस में क्या होता है दो कोहेरेंट वेव सुपर इम्पोज करती हैं और उससे रिजल्टेंट वेव बनती है। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका निकालना है, क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उसी से क्या आएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी।
तो नाउ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ बीम 1 एंड बीम 2, जो कि क्या होगा, इन्हीं दोनों का वेक्टर सम। वेक्टर सम मतलब जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो y इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। तो नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, नाउ एम्पलीट्यूड नहीं, डिस्प्लेसमेंट, नाउ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, चाहे आप बोलिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, चाहे बोलिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ बीम 1 एंड बीम 2। तो रिजल्टेंट क्या होगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 क्या है, a1 साइन ओमेगा टी, y2 क्या है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो y इज a1 साइन ओमेगा टी, y2 इज a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। कहाँ से, इट कम्स फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशंस। अब पूरा बोर्ड हम लेना चाहेंगे तो इधर रफ करेंगे। तो y क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन a प्लस b, क्या होगा, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, मतलब साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, इस तरह से हो जाएगा ये। तो फिर क्या हुआ, y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस ये हुआ a2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम cos फाई को पहले लिख रहे हैं साइन ओमेगा टी, a2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हम साइन फाई को पहले लिख रहे हैं और cos ओमेगा टी। तो इसमें से क्या कॉमन है, साइन ओमेगा टी। तो y इक्वल टू यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन होगा तो a1 प्लस a2 cos फाई हो जाएगा, a1 प्लस a2 cos फाई हो गया, बचा क्या, साइन ओमेगा टी प्लस ये तो है ही a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी, ये क्वेश्चन था। इतना नोट करें, तब तक हम बाकी रफ करें। इधर से रफ करें ताकि आपको नोट करने में कोई परेशानी ना हो। ओके, तो अब y रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका भी इक्वेशन y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी टाइप या a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा टाइप का होगा।
तो ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा टाइप का कब बनेगा? जब साइन के साथ कॉस का टर्म, कॉस के साथ साइन का, और पूरे का एम्पलीट्यूड एक होगा, एक ही वेव का एम्पलीट्यूड एक होगा, तो ऐसा लेंगे एम्पलीट्यूड के साथ हम कंसीडर करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि वो कॉमन हो जाए और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का इक्वेशन बन जाए। तो अगर हम ये मान लें कि ये इतना आर कॉस थीटा है, ये इतना क्या है? आर कॉस थीटा, और ये आर साइन थीटा है, तो आर क्या होगा? दोनों में कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, यहाँ क्या बचेगा? साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यानी वेव टाइप का इक्वेशन हमको मिल जाएगा। तो हम एक सब्स्टिट्यूशन लें, हमने क्या मान लिया? लेट a1 प्लस a2 cos phi इज r cos थीटा, ये वेव इक्वेशन लाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। एंड a2 sin phi इज r sin थीटा। अब यही दोनों सब्स्टिट्यूशन यहाँ रख दें, यूजिंग 4 and 5 in 3। यूजिंग 4 and 5 in 3, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा y इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? r cos थीटा, r cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ क्या होगा? r साइन थीटा cos ओमेगा टी। इन दोनों में कॉमन क्या है? r, r कॉमन है, साइन ओमेगा टी को हमने आगे लिख लिया, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा, और यहाँ हमने कॉस ओमेगा टी आगे लिख लिया इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा r साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? r, फेज क्या होगा? थीटा। ठीक, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, जिसका एम्पलीट्यूड कैपिटल R है और फेज क्या है? थीटा है। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, या ऐसा लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लिख लिया तो लिख लिया, वेव हैविंग एम्पलीट्यूड R, हैविंग एम्पलीट्यूड R एंड फेज थीटा। और इसके मतलब कि जब दो साइनोसॉइडल वेव सुपर इम्पोज करेंगी तो उनका रिजल्टेंट एक साइनोसॉइडल वेव ही आएगी। तो इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स रिजल्टेंट वेव is also sinusoidal. Resultant wave is also sinusoidal. Resultant wave sinusoidal है। ओह, मैंने रब कर दिया, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन 4 था जो कि a1 प्लस a2 cos phi था। हाँ, अब ये जो हमने कहा कि रिजल्टेंट वेव है जिसका एम्पलीट्यूड r है और फेज थीटा है, तो आपको एक बात बता दें कि हमको जैसे झगड़े के पहले लोगों की औकात पता होती है, लेकिन झगड़े के बाद क्या होगा ये कुछ निर्णय नहीं होता है, बाद में जो होता है कुछ और ही होता है। वैसे ही बिल्कुल उसी तरीके से बीम 1 का एम्पलीट्यूड a1 है, बीम 2 का एम्पलीट्यूड a2 है, ये सुपरपोजिशन के पहले पता है, लेकिन जो सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनी जिसका एम्पलीट्यूड r है, ये एम्पलीट्यूड हमको नहीं पता होता है, निकालना होता है।
ये फेज हमको नहीं पता होता, ये निकालना होता है। तो कैलकुलेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और फिर कैलकुलेशन फॉर रिजल्टेंट फेज, ठीक है। तो कैलकुलेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, आर। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अभी जो आपने क्वेश्चन 4 लिखा था उसमें आर कॉस थीटा था, यहाँ आर साइन थीटा है। तो आर और थीटा दोनों के कंबाइंड इक्वेशन है। एक बार आर को एलिमिनेट करना है तो थीटा की वैल्यू निकलेगी, और एक बार थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो आर की वैल्यू निकलेगी। तो थीटा कैसे एलिमिनेट होगा? इक्वेशन 4 देखिए आप अपने कॉपी में, उसको अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा? राइट साइड में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन 5 है। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है? सबका मालिक एक, ठीक है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 4 and 5, स्क्वायरिंग एंड एडिंग and adding 4 and 5। तो 4 में क्या था? a1 प्लस a2 cos फाई, तो उसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई, a1 प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर से। और इधर क्या होगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन 7 हो गया। और इसको स्क्वायर करो तो क्या होगा? a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 8। तो अब दोनों को ऐड करना है ना? ऐड करोगे इधर क्या ऐड हो जाएगा? इधर हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, फिर ये ऐड होगा प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस ये टर्म है 2a1 a2 कॉस फाई इक्वल टू क्या? इक्वल टू ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से a2 स्क्वायर कॉमन है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस अब ये टर्म है 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई, दिस इक्वल टू यहाँ से क्या कॉमन है? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 ये क्या हुआ? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई इक्वल टू आर स्क्वायर। या जिसको निकालना होता है उसको LHS में रखते हैं, तो उसी चीज़ का सम्मान करते हुए इसको LHS में कर लें। तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ये तो स्क्वायर में है। देयरफॉर एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है? आर है, देयरफॉर आर क्या होगा? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर
प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये क्वेश्चन 10। ओके, so this is resultant एम्पलीट्यूड। अब रिजल्टेंट फेज निकालना है। अच्छा, अगर यहाँ से रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे हम? सोचिए, तब तक मैं रफ कर रहा हूँ तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई क्या होता है? आर स्क्वायर। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो आई क्या हो जाएगा? इट इज आर स्क्वायर। आई इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। तो अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल है तो क्या होगा? ये अगले लेक्चर बताएंगे जब आपको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रा करवाएंगे। अभी हम इंटेंसिटी के टर्म में, अब देखो आई क्या है? ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है, लेकिन जो बीम 1 है उसकी भी तो कुछ इंटेंसिटी है, बीम 2 की भी तो कुछ इंटेंसिटी है। तो बीम 1 की इंटेंसिटी क्या होगा? a1 स्क्वायर, उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। बीम 2 की इंटेंसिटी क्या होगी? a2 स्क्वायर, उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इफ़ I1 एंड I2 be the intensities of beam 1 and beam 2 respectively, then I1 क्या है? a1 स्क्वायर एंड I2 क्या है? a2 स्क्वायर। So under this condition equation 11 becomes इक्वेशन 11 क्या हो जाएगा? I इक्वल टू a1 स्क्वायर मतलब I1, a2 स्क्वायर मतलब I2, a1 मतलब क्या? रूट I1। अगर a1 स्क्वायर I1 है तो a1 क्या हो गया? रूट I1। अगर a2 स्क्वायर I2 है तो a2 क्या हुआ? रूट I2 कॉस ऑफ पाई। तो I हो गया I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस पाई। So this is resultant intensity. Okay. This one is resultant intensity. अब रिजल्टेंट फेज पे आए हम लोग, फिर आज का लेक्चर समाप्त, द एंड। तो रिजल्टेंट फेज थीटा, क्योंकि हमने कहा कि a1 a2 हमको पता है, बीम के एम्पलीट्यूड्स पहले पता हैं, बाद में नहीं पता है। फेज पहले पता है, बाद में नहीं पता है। फाई पता है, थीटा नहीं पता है। तो रिजल्टेंट फेज या फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव, दोनों चीज़ें सही हैं। रिजल्टेंट फेज थीटा, तो ये भी क्वेश्चन 4 और 5 से ही आएगा, शायद 4 और 5 ही है, जो a1 प्लस a2 cos फाई को हम r cos थीटा माने हैं और a2 sin फाई को r sin थीटा माने हैं।
तो अब की बार यहाँ से आर हटाना है और थीटा को रहने देना है। तो आर कब हटेगा? जब एक इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर देंगे। तो आर और आर कट जाएंगे, थीटा बचेगा। तो बाई 5 डिवाइडेड बाई 4। अब आप देखिए 3 4 भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है, लेकिन जो कंसिडरेशन हमने किया है आप देखिए इधर कि जिसमें हमने क्या माना था, A2 साइन फाई इक्वल टू आर साइन थीटा। एक इक्वेशन ये था, इसको डिवाइड करेंगे, इसके पहले वाले इक्वेशन A1 प्लस A2 कॉस फाई इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब तो आर हट जाएगा ना, तो थीटा बचेगा। और साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या है? टाइन थीटा। सो you will have A2 sin phi upon A1 plus A2 cos phi equal to tan theta. Therefore theta क्या हुआ? tan inverse A2 sin phi upon A1 plus A2 cos phi. ओके, तो ये है आपका रिजल्टेंट फेज। और अब आज का लेक्चर यहीं ड्रॉप करेंगे, नहीं तो ये लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी से कंडीशन फॉर मैक्सिमा कैसे निकलता है, मिनिमा कैसे निकलता, पाथ डिफरेंस क्या होते हैं, फेज डिफरेंस क्या होते हैं, और टाइम मिला तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी खींचा जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।